नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। रिवीजन थ्रू एमसीक्यू की इस हमारी सीरीज में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के संपूर्ण सिलेबस को एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनका एक संकलन है, जिनके माध्यम से चैप्टर वाइज प्रत्येक विषय का रिवीजन हम एमसीक्यूज के माध्यम से कर रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के का जो पहला चैप्टर है, जिसमें मराठा साम्राज्य, इसके अतिरिक्त भारत में विदेशियों का आगमन, इस अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उन सब को देखा और उन्हें हल करने की कोशिश की। यह सीरीज हमारे संपूर्ण सिलेबस को तथा हमारे विषय को हमें यह समझने में मदद देगी कि हमने अपने विषय को किस स्तर पर समझा है और यूपीएससी की परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए हम किस स्तर तक तैयार हैं। तो आज की हमारी इस सीरीज में भी मॉडर्न हिस्ट्री का जो अगला चैप्टर है उसका रिवीजन भी हम एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर हो है भारत पर अंग्रेजों की विजय। इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स में जितने भी प्रश्न यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं, जैसे कि सीडीएस, ईपीएफओ, यूपीएससी प्रीलिम्स, इसके अलावा आईएफएस इत्यादि की जो प्रीलिम्स परीक्षाएं हैं उनमें आने वाले एमसीक्यूज जो इस चैप्टर से संबंधित होंगे उनका संकलन इस वीडियो में किया गया है। तो हम सभी एमसीक्यूज को ध्यान से पढ़ेंगे, उनके कथनों को पढ़ेंगे, उसके बाद सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे और अंत में हम यह काउंट करेंगे कि इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए गए उनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए। और सही क्वेश्चन को काउंट करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और समझेंगे कि किस स्तर पर हमारी इस विषय को लेकर तैयारी हो चुकी है और कहां कहां अभी तैयारी होनी बाकी है। तो चलिए चलते हैं आगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, उसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बक्सर की लड़ाई ने बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। यह पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है, 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की। तो इन दोनों जो कथन है उनको पढ़ा और अब अपने ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला कथन कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। हमें ज्ञात है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। 1764 में बक्सर की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? अवध के नवाब सुजाऊ दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, इसके अलावा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और बंगाल के जो नवाब थे जो कि उस समय निर्वासित हो चुके थे बंगाल से, वो थे मीर
कासिम। इन तीनों ने मिलकर एक त्रिगुट बनाया और इन त्रिगुट ने मिलकर अंग्रेजों से लोहा लेने की कोशिश की, परंतु 1764 में बक्सर की लड़ाई में ये इन तीनों की सम्मिलित सेना अंग्रेजों से पराजित हुई और बंगाल में अंग्रेजों का शासन हुआ और संपूर्ण भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित होने की जो कुंजी थी वह इसी लड़ाई ने अंग्रेजों को प्रदान की। तो इसलिए यह हमारा पहला कथन सत्य हो जाता है, पहला कथन सत्य हो जाता है। अब दूसरे कथन की ओर चलते हैं। दूसरा कथन है कि 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की। तो ज्ञात है कि बक्सर की लड़ाई होने के बाद एक संधि हुई थी 1765 में, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। यह संधि शाह आलम द्वितीय से तथा जो शुजाउद्दौला थे उनसे अलग अलग रूपों में हुई थी। इन संधि के विभिन्न प्रावधान थे, जैसे कि शाह आलम द्वितीय को एक पेंशन भोक्ता बना दिया गया और इसके अतिरिक्त इलाहाबाद और कड़ा का जो क्षेत्र था उसको लेकर अवध के नवाब से वो शाह आलम द्वितीय को दिया गया। तो ये कुछ इस संधि के प्रावधान थे जो कि 1764 के बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों तथा इन तीनों जो त्रिगुट बने थे उनके मध्य हुई, जिसने पर्याप्त मात्रा में अंग्रेजों को ऐसे संसाधन प्रदान किए जो कि उनके राज्य स्थापित करने में काफ़ी मददगार साबित हुई। तो इसलिए ये दोनों कथन सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार हमने पहला प्रश्न देखा और आप काउंट करते चलिए कि आपके कौन कौन से प्रश्न सही हो रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है शाह आलम द्वितीय के बारे में। दूसरा प्रश्न है शाह आलम द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं और सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट है ब्रिटिश से लड़ाई करने के लिए वह बंगाल के मीर जाफर के साथ मिल गया, यानी कि जो शाह आलम द्वितीय है वह बंगाल के मीर जाफर के साथ मिल गया। दूसरा स्टेटमेंट है ब्रिटिश से लड़ने के लिए यह बंगाल के मीर कासिम तथा अवध के शुजाउद्दौला के साथ मिल गया। और तीसरा स्टेटमेंट है ब्रिटिश ने उसे हरा दिया था। और चौथा स्टेटमेंट है वह इलाहाबाद में ब्रिटिश का पेंशन भोगी बनकर रहा। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है इनको हमने देखा। अभी हमने पिछले वाले प्रश्न को हल करते हुए देखा कि किसने मिलकर त्रिगुट का निर्माण किया था अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, तो जिसमें मीर जाफर का नाम नहीं था, यानी कि यह स्टेटमेंट जो है वह गलत है, क्योंकि जो शाह आलम द्वितीय थे उन्होंने मीर जाफर से नहीं बल्कि मीर कासिम के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ने का फैसला किया था। दूसरा स्टेटमेंट जो है जिसमें मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ब्रिटिश से लड़ने का जो निर्णय लिया था, यह स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट है ब्रिटिश ने उसे हरा दिया था, यह भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 1764 में बक्सर की लड़ाई में शाह आलम द्वितीय की पराजय हुई थी और वह 1765 की इलाहाबाद संधि के अनुसार ब्रिटिश का एक पेंशन भोगी हो गया था। तो कथन 2, 3 और 4 सही है। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? ए। तो इस प्रकार एक विश्लेषणात्मक तरीके से भी हमने देखा। जो शाह आलम द्वितीय थे यह 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर 26 लाख वार्षिक पेंशन पर ब्रिटिश के पेंशन भोगी हो गए थे तथा इसके अतिरिक्त इन्हें 53 लाख रुपए निजामत खर्च भी मिला था। निजामत खर्च प्रशासनिक खर्च होता है। तो इस संधि के अनुसार इन्हें 26 लाख वार्षिक जो है वह पेंशन ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समय के साथ बदलने की उसकी इच्छा के प्रतीक थे। 1,
नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाना तथा माप तौल के नए पैमाने को अपनाना। उसकी एक अत्यंत प्रिय उक्ति थी, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। यह दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं तथा उनमें यह बताया कि उपर्युक्त जो दोनों कथन हैं वह निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। तो यह दोनों कथन जो है वह जो मैसूर का शासक टीपू सुल्तान से यह दोनों कथन संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। जो टीपू सुल्तान था वह हैदर अली का पुत्र था, हैदर अली का पुत्र था। इसने एक मैसूर में एक अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित सैन्य का निर्माण किया, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिकों की मदद से था। फ्रांसीसी जो सैन्य विशेषज्ञ थे उसकी मदद से एक प्रशिक्षित सैन्य टुकड़ी का निर्माण किया, जिसने 2 बार आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय और आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय के दौरान अंग्रेजों से लोहा लिया, जबकि आंग्ल मैसूर युद्ध चतुर्थ के दौरान टीपू सुल्तान की पराजय हुई और श्रीरंगपट्टनम पर इसकी मृत्यु हुई। तो इसलिए यह एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी तथा कुशल शासक कहा जा सकता है मैसूर का था। तो यह दोनों कथन जो है वह टीपू सुल्तान से संबंध रखते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इन्होंने सतलज नदी के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर पंजाब में अपना राज्य कायम किया। दूसरा स्टेटमेंट है, इन्होंने जीते हुए क्षेत्रों में मुगल भू राजस्व व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था आरंभ की। जो महाराजा रणजीत सिंह थे, इन्होंने जो जीते हुए क्षेत्र थे उन पर मुगल जो भू राजस्व प्रणाली थी उसके स्थान पर एक नई भू राजस्व प्रणाली आरंभ की। इनकी फौज में केवल सिख लोग ही शामिल थे। ये तीनों स्टेटमेंट दिए गए जो कि महाराजा रणजीत सिंह से संबंधित है, पंजाब राज्य के शासक महान शासकों में से एक रहे हैं। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, इन्होंने सतलज नदी के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर पंजाब में अपना राज्य कायम किया। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा स्टेटमेंट है, यह जो भू राजस्व प्रणाली के संबंध में यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मुगलों द्वारा लागू की गई भू राजस्व प्रणाली ही कार्यरत थी। इसके अलावा तीसरा जो कथन है यह भी गलत है, क्योंकि इनकी सेना में जो थे वह सिखों के अतिरिक्त गोरखा, बिहारी, इन सभी के अतिरिक्त कुछ अन्य जैसे कि पठान और जो आता है टेगरा इत्यादि जो जातियां थी, इनके सेना में, इनके फौज में काफ़ी लंबे समय तक कार्य की। तो इसलिए यह तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। और यह दोनों स्टेटमेंट गलत होने के बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है यह सही हो जाता है। जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने 1799 में 1799 में लाहौर तथा 2002 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया था। लाहौर में तथा 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया था और इन समस्त क्षेत्रों को अपने पंजाब राज्य में सम्मिलित कर एक बृहत राज्य की स्थापना की थी। तो महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में भी हमने इस प्रश्न को देखा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला स्टेटमेंट है, रणजीत सिंह ने पंजाब को पूर्णतः सिख राज्य में तब्दील कर दिया। रणजीत सिंह ने पंजाब को पूर्णतः सिख राज्य में तब्दील कर दिया। और दूसरा स्टेटमेंट है, 19वीं सदी के आरंभ में अंग्रेजों द्वारा सतलज नदी के पूर्व के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में लेने का रणजीत सिंह ने सशस्त्र संघर्ष के द्वारा विरोध प्रकट किया। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो हम देख रहे हैं कि अभी ही हमने पढ़ा कि जो रणजीत सिंह थे उनके सेना में कई जातियों के, कई समुदायों के लोग कार्य कर रहे थे, तो इसलिए यह स्टेटमेंट जो है वह गलत है। इसके अतिरिक्त दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से सीधे तौर पर सशस्त्र विद्रोह करने की जो उनकी हिम्मत थी वह कभी नहीं पड़ी। वह हमेशा अंग्रेजों से बचते रहे और अंग्रेजों से सीधे तौर पर भिड़ने से हमेशा कतराते रहे। इसलिए यह दोनों स्टेटमेंट गलत होते हैं और ये जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही होगा, क्योंकि इसके न तो पहला स्टेटमेंट और न ही दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, आंग्ल मराठा युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देवगांव की संधि के साथ समाप्त हुआ। देवगांव की संधि के साथ समाप्त हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ, यानी कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि हुई। और तीसरा स्टेटमेंट है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद अंग्रेजों ने पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है यह पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें देवगांव की संधि न होकर किसकी संधि थी? सालबाई की संधि। ग्वालियर के राजा सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और जो पेशवा थे उनके बीच सालबाई की संधि कराई गई। यह जो संधि थी वह 1782 में सालबाई की संधि हुई। किसके मध्य? पेशवा और अंग्रेजों के मध्य। और जो ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था, यानी कि इसमें जो था यह भी कथन गलत है, क्योंकि जो सालबाई की संधि थी वह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी, द्वितीय आंग्ल मराठा में नहीं। तो यह भी स्टेटमेंट गलत हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा के युद्ध के समय देवगांव की संधि, किसकी संधि? देवगांव की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला, तो इसमें देवगांव की संधि हुई। और जो तीसरा स्टेटमेंट है यह सही है, क्योंकि तीसरे मराठा युद्ध यानी कि जो 1816 से 1819 तक चला, इसमें जो मराठा का आखिरी पेशवा था बाजीराव द्वितीय, उसे पेंशन भोक्ता बना दिया गया और मराठा का जो वंशानुगत पद था उसे समाप्त कर दिया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण थे। प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण थे, पहला स्टेटमेंट है, कंपनी द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना। कंपनी द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना। दूसरा है, कलकत्ता में आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी महसूल यानी कि कर लगाना। और जो तीसरा स्टेटमेंट है वह है, सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा करना। तो ये जो तीनों कारक है अलग अलग, ये तीनों जो कारण है यह बिल्कुल ही सही है, क्योंकि कंपनी ने कलकत्ता में किलेबंदी की। किलेबंदी के कारण बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला वह क्रोधित हुआ, क्योंकि वह उसके संप्रभुता के विरुद्ध था। और जो कलकत्ता में आने वाले भारतीय माल पर कंपनी ने
अत्यधिक कर लगा रखा था। अत्यधिक कर के कारण जो स्थानीय व्यापारी थे, जो भारतीय व्यापारी थे, उन्हें काफ़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था और उन्हें काफ़ी नुकसान होता था। तो यह भी एक प्लासी के युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। इसके अतिरिक्त यह सब बंगाल जो कलकत्ते की किलेबंदी की सूचना पाकर सिराजुद्दौला अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने कासिम बाजार की अंग्रेज की फैक्ट्री पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। अतः ये जो तीनों कारण है यह तीनों सही है और इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही है। जो प्लासी का युद्ध है वह 1756 में जब सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बना, यानी कि बंगाल का नवाब बना, तो उसने अंग्रेजों के जो सामने वह मांग रखी कि जिन शर्तों पर मुर्शिद कुली खान के ज़माने में व्यापार करते थे उन्हीं शर्तों पर व्यापार करें। परंतु जो अंग्रेज थे उनकी लालसा निरंतर बढ़ती जा रही थी और वह पूरे बंगाल को अपने चपेट में ले रहे थे, जो कि सिराजुद्दौला के संप्रभुता के खिलाफ था। इसलिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और सिराजुद्दौला के ही पक्ष के कुछ सेनापतियों ने, कुछ सैन्य अधिकारियों ने इससे धोखेबाजी की और वह अंग्रेजों से जा मिले, जैसे कि मीर जाफर इत्यादि। इससे सिराजुद्दौला की हार हुई। तो इस क्वेश्चन को हमने देखा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ। प्लासी के युद्ध, यानी कि जानते हैं कि 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था वह पराजित हुआ और उसके कारण जो बंगाल में है वह द्वैध शासन, यानी कि जो बंगाल में है वह द्वैध शासन जो है वह बक्सर की युद्ध के बाद जो 1764 में हुआ उसके बाद लगाया गया। परंतु उसकी जो शुरुआत थी वह प्लासी के युद्ध से ही शुरू हो चुकी थी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने विजय के पश्चात कठपुतली के रूप में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और बंगाल के संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करने लगे। तो प्लासी के युद्ध के बाद उन्होंने मुक्त व्यापार का अधिकार कुछ क्षेत्रों में प्राप्त कर लिया, जिसमें प्रमुख थे जो ये था बंगाल और उड़ीसा। अवध और संयुक्त प्रांत ये गलत है, तो इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ए। बंगाल और उड़ीसा में अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार का जो है वह अधिकार प्राप्त हुआ प्लासी के युद्ध के बाद। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। दूसरा स्टेटमेंट है, मीर कासिम ने बंगाल में आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी महसूल यानी कर खत्म कर दिए। मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने का प्रयास किया। तो ये जो स्टेटमेंट है यह बता रहा है कि मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा स्टेटमेंट है, मीर कासिम ने बंगाल के आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी कर खत्म कर दिए, यह स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि मीर कासिम जब अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, मीर कासिम ने उसके बदले अंग्रेजों को उनके जो पुरस्कार की राशि थी तथा अन्य बहुत से संसाधन उपहार स्वरूप दिए। परंतु अब मीर कासिम चाहता था कि अब मैं अंग्रेजों से दूर हो जाऊं और इनसे पीछा अपना चुनाव, परंतु अंग्रेज पीछा नहीं छोड़ रहे थे। और वह जो दस्तक था, यानी कि जो 1717 में फर्रुखसियर द्वारा जो फरमान जारी किया था, जिसे दस्तक प्रथा कहा जाता था, जो कि कंपनी को मुफ्त व्यापार की अनुमति मिली थी, परंतु उसी दस्तक का उपयोग जो कंपनी के अधिकारी थे अपने निजी व्यापार में कर रहे थे। तो इसी जो दस्तक के दुरुपयोग से दस्तक के
दस्तक के दस्तक के दुरुपयोग दस्तक के दुरुपयोग से जो मीर कासिम था वह क्रोधित था, और जिसके कारण उसने जो आंतरिक व्यापार था, यानी कि जो बंगाल में व्यापार हो रहा था, उसे सभी कर खत्म कर दिए, जिससे कि जो भारतीय जो व्यापारी थे उन पर से भी सभी कर समाप्त हो गए, और उन पर से कर समाप्त होने से प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई, जिससे अंग्रेजों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जो कि बक्सर के युद्ध का महत्वपूर्ण कारणों में से एक था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने का प्रयास किया है। भी स्टेटमेंट सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही होने के साथ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ हुआ था। इसे अभी हमने जो पिछले कुछ क्वेश्चन कराए उनमें आप यदि अच्छे से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। तो इसमें था मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। जो मीर कासिम था यह बंगाल का नवाब था, जो कि बंगाल से निर्वासित हो चुका था, और शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो थे वह मुगल शासक थे। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हेतु कौन से कारक उत्तरदायी थे। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वह है अंग्रेजों का मराठों एवं निजामों के साथ मिलकर त्रिगुट निर्माण करना। अंग्रेजों का मराठों एवं निजामों के साथ मिलकर त्रिगुट का निर्माण करना। और दूसरा स्टेटमेंट है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य युद्ध छिड़ना। और तीसरा स्टेटमेंट है हैदर अली द्वारा मालाबार तट पर स्थित माही बंदरगाह को जीतना। और जो तीसरा स्टेटमेंट है वह अंग्रेजों द्वारा गुंटूर विजय हेतु अपनी सेना को हैदर अली के क्षेत्र से होकर बिना किसी अनुमति के भेजना। तो यह जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह ऑप्शन नंबर इसका स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत है। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसके लिए उत्तरदायी यदि कारणों को हम देखते हैं तो उनमें से अंग्रेजों द्वारा जो मालाबार तट पर स्थित माहे का तट था उसको जीतना था। यानी कि ये जो स्टेटमेंट तीसरा है यह उल्टा लिखा है, यानी कि अंग्रेजों ने माही बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। माही बंदरगाह पर कब्जा कर लिया जो कि हैदर अली अपना मानता था, और हैदर अली अपना मानता था तो एक तरीके से उसके संप्रभुता को यह चुनौती थी, जिसके कारण जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वह प्रारंभ हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो पीरियड है वह है 1780 से 1784। इस पीरियड में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। जो हैदर अली था इसने जो मराठा, मैसूर और निजाम के त्रिगुट का निर्माण इसमें किया था, अंग्रेजों ने नहीं। जो यह पहला स्टेटमेंट हमारा दिया है कि अंग्रेजों का मराठों और निजामों के साथ मिलकर त्रिगुट का निर्माण करना, बल्कि यह स्टेटमेंट गलत है। इसमें क्या हुआ था, हैदर, निजाम और मराठा ने
तीनों ने मिलकर त्रिगुट का निर्माण किया था। तीनों ने मिलकर त्रिगुट का निर्माण किया और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के जो होने में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने देखा और समझा काफी विस्तृत तरीके से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी या द्वैध व्यवस्था के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। दूसरा स्टेटमेंट है जो पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था। पुलिस और न्यायिक शक्तियों के शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था। और तीसरा स्टेटमेंट है प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इसमें जो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने मिलकर त्रिगुट का निर्माण किया था, उसकी पराजय हुई, जिसके कारण जो है वह इलाहाबाद के संध के स्वरूप बंगाल जो था जो अंग्रेज था उसे बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। तो अंग्रेजों ने इसके फलस्वरूप बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था अपनाई। द्वैध शासन व्यवस्था कि उसने जो संपूर्ण बंगाल का शासन था उसे दो भागों में बांट दिया। पहला जो भाग था एक भाग को उसने बांट दिया राजस्व में और दूसरा प्रशासनिक कार्यों में। तो जो प्रशासनिक कार्य थे उसको उसने जो यहाँ पर समझ लेते हैं अच्छे से द्वैध शासन में जो प्रशासनिक जो कार्य थे और दूसरा था राजस्व। तो प्रशासनिक कार्य जो थे वह नवाब को दिया गया और राजस्व वाला हिस्सा कंपनी ने अपने हिस्से में लिया। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है यह गलत है क्योंकि प्रशासन का दायित्व नवाब को था, कंपनी को नहीं। और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जो कंपनी थी उसने इसके राजस्व के साथ साथ उसने पुलिस और न्यायिक व्यवस्था पर भी कब्जा कर लिया था। तो यानी कि जो बंगाल का नवाब था वह पूर्ण रूप से शक्ति विहीन था। उसके ऊपर समस्त उत्तरदायित्व थे परंतु उसके पास कोई अधिकार नहीं था कि वह कुछ कार्य कर सके। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टेटमेंट एक सही है कि बंगाल में राजस्व पर कंपनी का जो है वह नियंत्रण हो गया। तो इस प्रकार द्वैध शासन को हमने समझा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी की लागत पूंजी के संबंध में कौन सा कथन सही है। बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी की लागत पूंजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है कंपनी द्वारा सैन्य आधुनिकीकरण में खर्च किया गया धन। दूसरा स्टेटमेंट कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार से अर्जित किया गया धन। और तीसरा स्टेटमेंट है बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेश में बेचना। चौथा स्टेटमेंट है वह है बंगाल में कृषि के विकास में लगाया गया धन। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है हमने पढ़ा यह पूर्ण रूप से गलत है क्योंकि यह लागत पूंजी से संबंधित नहीं है। जो ऑप्शन नंबर बी है यह भी गलत है क्योंकि कंपनी से जो कर्मचारी जो अर्जित व्यापार का धन था निजी व्यापार से वह भी लागत पूंजी से संबंधित नहीं है। जो ऑप्शन नंबर सी है यह सही है क्योंकि यह लागत पूंजी से संबंधित है।
कुछ समय तक, यानी कि बक्सर के युद्ध के पहले, इलाहाबाद संधि के पहले 1765 था, उसके पहले जब कंपनी बंगाल से व्यापार करती थी तो उसके लिए वह अपने यानी कि इंग्लैंड से या कहीं बाहर से धन मंगाती थी, जिसके माध्यम से वह बंगाल से वस्तुओं को खरीदकर उसका निर्यात विदेशों में करती थी। परंतु दोहरी शासन व्यवस्था लागू होने के बाद बंगाल में जो कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई, जिससे उसे पर्याप्त मात्रा में राजस्व मिलने लगा और उसी राजस्व को वह वसूल कर उससे वस्तुओं को खरीदते थे और उसे बाहर के बाजारों में यानी विदेशों में बेचते थे। तो जिससे उनकी यानी कि यहीं का सामान और यहीं का पैसा, यानी कि उनका कुछ नहीं लगता था। इसी को लागत पूंजी कहा जाता है, यानी कि उनका कुछ भी नहीं लगता था, यहीं से वह कर वसूलते थे और उसी कर के से वह सामानों को खरीद कर विदेशों में बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाते थे। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वह सही होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग के समय 1775 से 1782 तक भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए अशुभ घड़ी थी। इसका या इसके प्रमुख कारण क्या थे? पहला कारण जो कारण है यानी पहला स्टेटमेंट है वह अंग्रेजों का मराठा, मैसूर तथा हैदराबाद के निजाम के गठजोड़ के विरुद्ध सामना करना, यानी अंग्रेजों का मराठा, मैसूर और हैदराबाद के विरुद्ध उनका सामना करना। और दूसरा स्टेटमेंट है वह है अमेरिकी जनता का अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह सही होगा। तो जो वारेन हेस्टिंग का पीरियड था, इन्हीं दो कारणों से उसे अशुभ घड़ी कहा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सालबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो हमने अभी कुछ ही देर पहले सालबाई की संधि के बारे में पढ़ा था। तो जो इसका संबंध है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वह 1775 से 1782 के मध्य हुआ, जिसमें सिंधिया की मध्यस्थता में 1782 में जो ग्वालियर के महाराजा थे सिंधिया, उनकी मध्यस्थता में 1782 में सालबाई की संधि हुई, जो कि जो मराठा पेशवा और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। तो सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की सरकार का अफगानिस्तान के साथ संघर्ष करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यानी कि ब्रिटिश सरकार का अफगानिस्तान के साथ जो संघर्ष करने का उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला जो स्टेटमेंट है वह है अफगानिस्तान के खनिज संसाधनों पर कब्जा करना। दूसरा ऑप्शन है अफगान नागरिकों को भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के श्रमिक के रूप में काम कराने की इच्छा। और तीसरा जो ऑप्शन है वह है रूस की सामरिक चुनौती का सामना करना तथा मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को बढ़ाना। और अंतिम ऑप्शन है फ्रांस को मध्य एशिया के व्यापारिक गतिविधियों से बाहर करना। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है यह पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि अफगानिस्तान कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें पर्याप्त मात्रा में संसाधन हो। इसके अतिरिक्त जो अफगान नागरिकों को भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में श्रमिकों के रूप में भेजना, यह भी पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि इन क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से सस्ते श्रमिक इन्हें मिल रहे थे। जो ऑप्शन नंबर सी है यह सही है, क्योंकि उस समय अंग्रेज जो थे वह रूस की सामरिक चुनौती का सामना कर रहे थे, इसके कारण वह अफगान क्षेत्र पर अपना अधिकार करना चाहते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वह सत्य है।
अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुआ? अंग्रेजों को नेपाल के साथ किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुआ? तो इसमें जो ऑप्शन है वह पहला है गढ़वाल तथा कुमायूं, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है मसूरी। चौथा है मसूरी। तो इसमें से जो तीसरा है यह कट जाता है और तीसरा कटने के बाद यह ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर बी है यह एलिमिनेट हो जाता है। परंतु इसमें चौथा भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है और पहला भी सत्य है। तो इस कारण जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा यह सत्य होगा। ये ऑप्शन नंबर डी जो है वह सत्य होगा। ज्ञात है कि जो आंग्ल और नेपाल युद्ध हुआ था, यह आंग्ल नेपाल युद्ध यह 1814 में आरंभ हुआ और 1800 के अतिरिक्त यह 1816 तक चला। और इसके बाद आंग्ल और नेपाल के मध्य यानी कि अंग्रेजों और नेपाल के मध्य 1816 में सुंगौली की संधि हुई। जो आंग्ल था और उसके अतिरिक्त नेपाल का क्षेत्र उसके मध्य 1814 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ और 1816 में सुंगौली की संधि हुई, जिस संधि के माध्यम से गढ़वाल और कुमायूं, सिक्किम तथा जो मसूरी क्षेत्र था वह अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त चलते हैं अपना अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में बर्मा और ब्रिटिश भारत के टकराव के प्रमुख कारण थे। पहला कारण है सीमा संबंधी झड़प, दूसरा कारण है ब्रिटिश व्यापारियों की बर्मा के जंगली संसाधनों पर नजर और तीसरा कारण है ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बर्मा का बाजार। ये जो तीनों कारण है यह इंडिविजुअल रूप में सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा। जो 19वीं सदी में बर्मा और ब्रिटिश भारत के मध्य जो है वह टकराव सीमा संबंधी टकराव के वजहों से शुरू हुआ और बर्मा के जो सम्राट के उत्तराधिकारी बोदा वपाय ने, जो उनके उत्तराधिकारी बोदा वपाय, यहाँ पे याद रखने की कोशिश करिएगा, बोदा वपाय ने 1785 में अराकान और 1813 में मणिपुर के सीमावर्ती जो राज्य थे इस पर अधिकार किया और इस प्रकार बर्मा की सीमा जो थी वह भारतीय क्षेत्रों में फैलने लगी और इससे ब्रिटिश और जो बर्मा था उनके मध्य टकराव हुआ और टकराव के कारण जो है वह 1824 के आसपास 1824 में जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद इन दोनों के मध्य जो है वह 1826 में, यह कुछ एडिशनल जानकारी है जिसे आप याद रखने की कोशिश करिएगा क्योंकि किसी अन्य क्वेश्चन में इस जानकारी को पूछा जा सकता है। तो 1826 में आंग्ल बर्मा युद्ध के फलस्वरूप यांडबू संधि हुई, यानी कि आंग्ल बर्मा के मध्य जो है वह 1826 में यांडबू की संधि हुई। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को देखा तथा कुछ एडिशनल जानकारियों को भी हमने देखा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। पहला है घेरे की नीति। घेरे की नीति पॉलिसी ऑफ रिंग फेस, यह किसकी नीति थी? तो इसके सामने है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। दूसरा है फॉरवर्ड नीति। फॉरवर्ड नीति ऑकलैंड। तीसरा है महान निष्क्रियता की नीति, जॉन लॉरेंस। और चौथा है पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, जॉन लिट्टन। तो ये जो चारों नीतियां हैं, यह इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत रूप से चारों जो नीतियां हैं वह सही रूप से सुमेलित हैं। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। जो ये चारों जो नीतियां हैं यह ब्रिटिश शासन के दौरान औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित होकर लागू की गई थी, जो उनके व्यापार इत्यादि में सहायक सिद्ध हो सके। तो इन चारों जो नीतियां हैं इन्हें आपने अपने स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ते समय इनको देखा होगा। इन्हें अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए बार बार, क्योंकि इनसे संबंधित जो मुख्य परीक्षा में भी है वह प्रश्न आने की संभावना रहती है, और प्रीलिम्स में तो इनसे लगातार प्रश्न आते ही रहते हैं। तो इन्हें कुछ याद भी करिए और इनसे संबंधित जो प्रावधान होंगे उन्हें भी जानने की कोशिश कीजिए। तो घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग, फॉरवर्ड नीति ऑकलैंड, महान निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस और पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व लॉर्ड लिट्टन की नीति थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कर्नाटक युद्ध के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, पांडिचेरी की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध, पांडिचेरी की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, एक्सला-सापेल जो चैपल की संधि या सापेल की संधि भी इसे कहा जाता है। और तीसरा कर्नाटक युद्ध, पेरिस संधि। तो ये जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि, यह गलत है, क्योंकि इसमें एक्सला-सापेल की संधि हुई थी। और जो दूसरा है यह भी गलत है, क्योंकि एक्सला-सापेल की जो संधि थी वह प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय हुई थी। और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था इसमें पेरिस की संधि, यह कथन सही है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो जो ये कर्नाटक युद्ध थे, यह कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जो कि कर्नाटक युद्ध ये जो है यह फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य हुए थे। ये तीनों जो युद्ध थे यह फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद जो है वह फ्रांसों की शक्ति क्षीण हो गई और वे पेरिस संधि के माध्यम से वे भारत में सिर्फ एक व्यापारिक, पेरिस संधि के माध्यम से सिर्फ व्यापारिक बनकर रह गए। कौन? फ्रांसीसी जो थे यह पेरिस की संधि के माध्यम से भारत में सिर्फ व्यापारिक बनकर रह गए और उनकी जो सैन्य शक्ति थी वह पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी। तो यह हमने देखा। अब चलते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, आंग्ल मैसूर युद्ध प्रतिद्वंदिता अंग्रेजों के लालच तथा भय का परिणाम थी। दूसरा स्टेटमेंट है, टीपू सुल्तान के पुर्तगालियों से मित्रवत संबंध थे, जिन्होंने उसकी सेना के आधुनिकीकरण में सहायता की। तीसरा स्टेटमेंट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो इसमें से जो पहला कथन है यह सही है। आंग्ल मैसूर युद्ध प्रतिद्वंदिता अंग्रेजों के लालच और भय का परिणाम थी, क्योंकि लगातार जो मैसूर के शासक थे उनकी नज़दीकियां फ्रांस
सैनिकों से फ्रांस की सेनाओं से लगातार बढ़ रही थी, जो कि उनके भय का कारण था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि टीपू सुल्तान के पुर्तगालियों से मित्रवत संबंध है। तो यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान के संबंध जो थे वह फ्रांसीसियों से थे, ना कि पुर्तगालियों से। फ्रांसीसियों की सहायता से उन्होंने एक प्रशिक्षित सैन्य बल का निर्माण किया था, न कि पुर्तगालियों की सहायता से। इसके अतिरिक्त तीसरा जो कथन है वह आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो यह ऑप्शन सही है। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही होता है, क्योंकि जो पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है यह सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वह है, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह युद्ध अंग्रेजों और डचों के मध्य लड़े गए। दूसरा स्टेटमेंट है, पहला कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विस्तार था। और तीसरा युद्ध पेरिस संधि के साथ अंग्रेज भारतीय उपमहाद्वीप की सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बन गए। तो इसमें से जो पहला स्टेटमेंट है यह गलत है, क्योंकि जो कर्नाटक युद्ध था यह डचों के मध्य न होकर फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज था, ना कि डच। जो कर्नाटक युद्ध था यह फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट, यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का विस्तार था। तो यह पूर्ण रूप से सत्य है कि जब जब भारत से बाहर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में युद्ध हुए तो भारत में भी वह युद्ध शुरू हो जाते थे। तो इसी क्रम में द्वितीय जो पहला कर्नाटक युद्ध था वह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार था। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि पेरिस की शांति जो संधि के साथ भारत के साथ अंग्रेज भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बन गए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संधियों और उनके पक्षों के संदर्भ में संधियों और उनके पक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहला है सूरत की संधि, इसके आगे ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव, इलाहाबाद की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब, श्रीरंगपट्टनम संबंधी ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि यह तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि जो थी वह कंपनी और टीपू के मध्य यानी टीपू सुल्तान के मध्य हुई, ना कि हैदर अली में। यह कब हुई थी? यह जो है वह 1793 में जांसोर उस वक्त यह 1793 में हुई थी। ये जो दूसरा जो युग्म है यह सही है, क्योंकि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में, बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। और जो पहली जो युग्म है यह भी सही है। सूरत की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव के मध्य हुई थी। यह 1775 में हुई थी। तो यह जो क्वेश्चन है इसमें से जो पहला और दूसरा युग्म सही है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय के संबंध में क्या सही नहीं है? सिंध विजय के संबंध में क्या सही नहीं है? सिंध विजय में देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट है, इसका प्राथमिक उद्देश्य फारस एवं अफगानिस्तान पर प्रभाव बढ़ाकर रूसी हमले से भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा करना, भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा करना। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें सिंधु नदी के व्यापारिक दोहन का लालच अंतर्निहित था। तीसरा स्टेटमेंट है, चार्ल्स नैपियर ने 1843 में एक संक्षिप्त अभियान के बाद सिंधु का अधिग्रहण कर लिया। और चौथा स्टेटमेंट है, सिंध के अमीरों द्वारा सिंध की सड़कों और नदियों को ब्रिटिश व्यापार हेतु खोलने की मनाही की प्रतिक्रिया के स्वरूप इसका अधिग्रहण किया गया। तो इसमें से जो स्टेटमेंट, ये जो अंतिम वाला डी है, यह सही है, क्योंकि यही स्टेटमेंट गलत है इस प्रश्न के साथ, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो जो यह चौथा है यही सही नहीं है, तो इस आधार पर यह जो ऑप्शन होगा यह सही होगा। क्योंकि जब सिंध अधिग्रहण की यदि हम बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो 1832 में एक संधि हुई थी सिंध और अंग्रेजों के मध्य। 1832 में एक संधि हुई थी, जिसमें जो सिंध के अमीर थे उन्होंने अंग्रेजों को सड़क, नदियों इत्यादि जो थे वह ब्रिटिशर्स के लिए व्यापार के लिए खोल दिए गए थे। परंतु जो चार्ल्स नैपियर था, चार्ल्स नैपियर था, इसने 1843 में अनैतिकतापूर्ण सिंध पर एक अभियान किया और उसका अधिग्रहण कर लिया गया, जबकि वहाँ के जो अमीर थे उनके द्वारा किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया या मनाही नहीं की गई थी, जो ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन होगा। तो सिंध का जो विजय था अंग्रेजों द्वारा, उसे हमने देखा, उसका एक बैकग्राउंड भी हमने देखा कि किस प्रकार एक संधि हुई थी, जिसके उल्लंघन न होने के पश्चात भी जो चार्ल्स नैपियर था उसने अनैतिकतापूर्ण सिंध अभियान के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल में शुरू हुए द्वैध शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर के युद्ध के पश्चात द्वैध शासन के संबंध में यहाँ पर विचार करने को कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब को दिया गया। और इस दूसरा स्टेटमेंट है, इस व्यवस्था के अंदर राजस्व वसूली ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष रूप से करती थी। जो राजस्व वसूली है वह ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष रूप से। तो ये पहला स्टेटमेंट तो पूर्ण रूप से सही है, परंतु जो दूसरा स्टेटमेंट है यह गलत है। राजस्व वसूली तो जो है वह ईस्ट इंडिया का दायित्व था, परंतु इसे वह प्रत्यक्ष रूप में नहीं करती थी, उसे वह अप्रत्यक्ष रूप में, उसने राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी के पास था, लेकिन उसने प्रत्यक्ष वसूली नहीं की, बल्कि उसने दो दीवान मोहम्मद रजा खान तथा सिताब राय को यह कार्य सौंपा था। किसे सौंपा था? कुछ समयों के लिए मोहम्मद रजा खां और सिताब राय को यह कार्य सौंपा था कंपनी ने कि वह इस क्षेत्र में जो कर है, राजस्व है, उसकी वसूली करे। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में मैसूर के शासक हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो
पहला स्टेटमेंट है, उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। और दूसरा है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया और फ्रांसीसी जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। तो जो पहला स्टेटमेंट है यह पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि जो 1755 में इसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। परंतु जो दूसरा स्टेटमेंट है यह गलत है। यह स्टेटमेंट जो है वह टीपू सुल्तान से संबंधित है, टीपू सुल्तान से संबंधित है, यह हैदर अली के बारे में नहीं है। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा यह सही होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, दीवानी तथा निजामत के अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में लाए गए। और दूसरा है, राजा सिताब राय को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व एकत्रित करने के लिए बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया गया। तीसरा स्टेटमेंट है, 1772 में वारेन हेस्टिंग ने दोहरे शासन की सरकार को समाप्त कर दिया था। तो इस प्रकार जो हमारा इन तीनों स्टेटमेंटों को पढ़ने के बाद यहाँ पर पता चलता है कि जो हमारा स्टेटमेंट पहला है यह गलत है, क्योंकि जो निजामत था, निजामत का मतलब होता है प्रशासनिक कार्य। दीवानी तो कंपनी को प्राप्त हुई थी, परंतु प्रशासनिक कार्य यानी कि जो निजामत का कार्य था यह नवाब को दिया गया था, यह नवाब को दिया गया था। इसके अतिरिक्त जो स्टेटमेंट दूसरा है वह है, सिताब राय को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो है वह बंगाल का दीवान नियुक्त। यहाँ यह महत्वपूर्ण है, बंगाल का दीवान। तो हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप में राजस्व एकत्र नहीं किया, बल्कि इसने दीवान नियुक्त किए। परंतु जो यह इस स्टेटमेंट कर रहा है वह है कि जो सिताब राय थे इन्हें बंगाल का नहीं बिहार का दीवान बनाया गया। और इसके अतिरिक्त जो मोहम्मद रजा खां को बंगाल का दीवान बनाया गया। मोहम्मद रजा खान को बंगाल का दीवान बनाया। तो इसलिए यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि सिताब राय जो थे वह बिहार के नवाब दीवान थे। और स्टेटमेंट तीसरा सही है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम के अनुसार समझाइए, यानी कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार सजाइए। पहला है सुंगौली की संधि, दूसरा अमृतसर की संधि, तीसरा मंगलौर की संधि और चौथा सालबाई की संधि। तो इसमें जो हमारा ये होगा यह होगा पहला ऑप्शन सही, क्योंकि जो सालबाई की संधि थी वह सबसे पहले, सालबाई की संधि कब हुई थी? यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी, यानी कि 1782 में। और जो अमृतसर की जो संधि है यह 1809 में हुई थी। और ये जो मंगलौर की संधि है यह 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी। और सुंगौली की संधि जो है वह 1815 में आंग्ल नेपाल युद्ध के समय हुई थी। तो सबसे पहले होगा ऑप्शन नंबर ए 4, उसके बाद 3,
क्योंकि यह 1784 में हुआ, फिर उसके बाद 1809, उसके बाद 1815। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वह सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल सर जॉन शोर की हस्तक्षेप की नीति के कारण खुर्दा की लड़ाई में निजाम की जीत हुई। हस्तक्षेप की नीति के कारण खुर्दा की लड़ाई में निजाम की जीत हुई। और दूसरा स्टेटमेंट है, 1767 में मराठे निजाम और अंग्रेज मैसूर के हैदर अली के विरुद्ध सम्मिलित हुए। तो हमारा यह जो दूसरा स्टेटमेंट है यह सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट जो है यह गलत है, क्योंकि गवर्नर जनरल जो सर जॉन शोर थे उनकी हस्तक्षेप की नीति के कारण मराठा निजाम जो संघर्ष था में निजाम को अंग्रेज की सहायता प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण खुर्दा की लड़ाई में जो निजाम था उसकी पराजय हुई। खुर्दा की लड़ाई में कब थी? 1795। 1795 में खुर्दा की लड़ाई में निजाम की पराजय हुई, जो कि मराठा और निजाम के मध्य हो रही थी, जिसमें हस्तक्षेप से निजाम को अंग्रेजों की सहायता प्राप्त नहीं हुई। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से पराजित किया। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से जो परास्त किया। इसके अतिरिक्त दूसरा है वह है, बेदरा के युद्ध में डचों ने बंगाल में फ्रांसीसियों को हराकर उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, लेकिन पेरिस की संधि द्वारा फ्रांसीसियों को उनके क्षेत्र वापस कर दी गए। तो इस प्रकार ये दोनों कथन गलत हैं, क्योंकि ये युद्ध जो कथन है यह सही नहीं है कि जो कि वांडीवास का युद्ध था यह अंग्रेजों ने डचों को नहीं बल्कि अंग्रेजों ने 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को अंतिम रूप से हराया, डचों को नहीं। जो बंडीवास का युद्ध था 1760 में, उसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया और इसमें अंग्रेजों की अंतिम रूप से हार हुई। और जो बेदरा का युद्ध है इसमें अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुआ था, इसमें फ्रांसीसी नहीं थे। यानी कि इसमें जो डच और फ्रांस बताया गया, तो इसमें यह जो बेदरा का युद्ध हुआ था यह कब हुआ था? 1759 में। किसके मध्य हुआ था? डच और अंग्रेज। तो किसके मध्य हुआ था? डच और अंग्रेज। तो इस प्रकार यह दोनों कथन गलत होते हैं, और इन दोनों कथनों के गलत होने के साथ हमारा ऑप्शन जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है, तो दोनों कथन सही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों की हार के लिए अंग्रेजों में से कौन कारक निम्नलिखित में से फ्रांसीसियों की हार के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी नहीं थे? पहला,
काउंट डी लाली की अदूरदर्शिता के कारण फ्रांसीसी अधिकारियों के मध्य सहयोग की भावना कम हुई। और दूसरा कथन है फ्रांसीसी कंपनी की सैनिक तथा सामुद्रिक शक्ति अंग्रेजों के सापेक्ष अपर्याप्त थी। तो कौन से कारण नहीं है, तो ये दोनों ही कारण थे। और इसमें बोल रहा है कौन से कारण नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर डी सत्य होगा, न तो एक न ही दो। काउंट डी लाली जो था वह डुप्ले की वापसी के बाद फ्रांसीसी प्रतिनिधि बनकर भारत आया और उसकी अदूरदर्शिता नीति के कारण अधिकारियों में असहयोग की भावना हुई। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी जो सेना थी वह समुद्रिक शक्ति के रूप में अंग्रेजों से काफी कमजोर थी। हमारा अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है इस युद्ध में नवाब की ओर से कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। दूसरा कथन है मीर मदान और मदन जो मोहनलाल ने अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब से गद्दारी की। और तीसरा कथन है नवाब पराजित होकर कलकत्ता लौट आया जहां मीर जाफर ने उसकी हत्या कर दी। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि मीर जाफर ने इसकी हत्या नहीं की थी, बल्कि मीर जाफर का जो पुत्र था जब वो मुर्शिदाबाद लौट आया, या कलकत्ता नहीं, यह भी गलत होगा, यहाँ होगा मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जब लौट आया तो यहाँ मीर जाफर का पुत्र मरीन ने, जिसका नाम था मरीन, मीर जाफर का पुत्र मरीन ने जो मोहम्मद बेग के द्वारा जो बंगाल का जो नवाब था उसको सिराजुद्दौला उसकी हत्या करवा दी। तो इस कथन गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है मीर मदार और मोहनलाल ने अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब से गद्दारी, यह भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन्होंने सिराज के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। और स्टेटमेंट पहला सही है, क्योंकि इसमें फ्रांसीसी कुछ सैनिकों ने भाग लिया। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। यह था तेनासरीम तथा अराकान के क्षेत्रों पर अंग्रेज का कब्जा, बर्मा द्वारा फ्रांसीसी व्यापारियों को विशेष सुविधा देने से अंग्रेज व्यापारियों के से टकराव, बर्मा के राजा द्वारा चटगांव स्थित शाहीपुर द्वीप पर कब्जा करना। और तीसरा था कोमोडोर लैम्बर्ट के नेतृत्व में 3 युद्धपोतों को रंगून भेजना और बर्मा से क्षतिपूर्ति की मांग करना। इसमें से जो तीसरा यह ऑप्शन है यह सही है, क्योंकि जो बर्मा के राजा थे उन्होंने चटगांव स्थित शाहीपुर द्वीप पर कब्जा कर लिया था, जो आंग्ल बर्मा युद्ध का कारण बना और 1824 से 26 तक यह युद्ध चला, जिसके बाद यांडबू की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस आधार पर हमने देखा कि इसका सी ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल विजय के किन कारणों ने योगदान दिया। पहला, बंगाल के नवाबों का बाहरी दुनिया के प्रति अज्ञानता, बंगाल की कमजोर सैन्य शक्ति, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, नवाबों का अनैतिक रूप से पतित होना। तो इसमें यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये नैतिक रूप से काफी सशक्त थे तथा यह नैतिक रूप से पतित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत होने के बाद ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही हो जाता है। ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इस प्रकार इन तीनों कारकों ने बंगाल विजय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है श्वेत विद्रोह, जिसे व्हाइट इन्यूटी कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद में स्थित श्वेत अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त दोहरा
भत्ता बंद करने के विरोध में किया गया था। और दूसरा कथन है, दोहरा भत्ता बंद करने का फैसला 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने लिया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया। तो इस प्रकार ये दोनों कथन वह सत्य है। तो जो व्हाइट इम्यूनिटी थी वह अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा ही एक विद्रोह थी, जो कि दोहरा भत्ता से संबंधित थी। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को देखा और समझा। तो इस प्रश्न के साथ यह जो चैप्टर था यह हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर से संबंधित कई प्रश्नों को हमने देखा जो प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपकी जानकारी बढ़ाने में तथा अपनी एक जो जांच की संकल्पना होती है उसके आधार पर अपने आप को परखने में आपकी सहायता करेगी कि आपने अभी तक इस विषय को कहाँ तक समझा है और कहाँ आपकी कमजोरियां हैं। तो इस प्रकार आज का यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग चैप्टर तथा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।